अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर गुलजार अहमद। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास का मैथ्स शुरू करते हैं और ये हमारा लेक्चर 1 है और मैथ क्लास 10th यूनिट नंबर 1 हम शुरू करेंगे। और यूनिट नंबर 1 जो है वो बच्चों आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उसके बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। फिर हम ये देखेंगे कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और साथ हम ये भी देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, इसके हम ये कहते हैं कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल हैज़ डिग्री 2। इससे हम सेकंड डिग्री इक्वेशन या 2 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग द अननोन वेरिएबल पावर 2 बट नो हायर पावर, यानी जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 हो और उससे ज़्यादा और बड़ी पावर मौजूद ना हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मसलन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इसमें हम स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं कि x की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, इधर x की पावर वेरिएबल की पावर 1 है, ये c यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, इज़ इक्वल टू 0। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे a, b और c, a, b और c जो अननोन यूज़ हुए हैं और ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, और उसके साथ जो कंडीशन है जो आपने याद रखनी है, एंड a इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0 और a 0 नहीं होना चाहिए। और इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि 3 टर्म्स होती हैं। ax की पावर 2 प्लस bx है और प्लस c 3 हो गया, 1 2 3, इस तरह से 3 टर्म्स हैं हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम बात करते हैं कि a b c यहाँ पर क्या है, ये x² का x² का कोएफिशिएंट है और bx का कोएफिशिएंट है, c यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो a b रियल नंबर्स हैं, कोएफिशिएंट्स है यहाँ पे। तो रियल नंबर में आपको पता है कि कोई भी यहाँ पे नंबर आ सकता है, मसलन रेडिकल साइन वाला भी आ सकता है और रेडिकल साइन के बगैर भी आ सकता है। और इसमें जो कंपलसरी कंडीशन है इसकी वो ये है कि a इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में आमतौर पर बच्चे इस कंडीशन को इग्नोर करते हैं, लेकिन बच्चों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि a इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए। अब देखिए, फ़र्ज़ करते हैं, हम सपोज करते हैं कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 हो, तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो a 0x का स्क्वायर होगा और प्लस हमारे पास आ जाएगा bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से 0 को जब आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा bx होगा प्लस c इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 0 को आप bx में जब ऐड करोगे तो वो bx ही रहेगा प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास एज ए रिज़ल्ट बनी है, ये bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो चुकी है। अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x की पावर 2 की वजह से, डिग्री 2 की वजह से। और जब x² का कोएफिशिएंट a जो कि 0 नहीं होना चाहिए था, अगर 0 हो जाता है तो ये x² वाली टर्म यहाँ से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से
जो इक्वेशन जो सेकंड डिग्री इक्वेशन थी वो 1 डिग्री इक्वेशन में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती बल्कि लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अगर यहाँ पे b 0 हो तो फिर क्या होगा। इससे हम यूँ भी कह सकते हैं, हेडिंग देख सकते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये है, इफ b इज इक्वल टू 0 इन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, देन ये होगा कि ax का स्क्वेयर प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। तो ax स्क्वेयर 0x जो है वो 0 के इक्वल होगा। 0 जब x है, x कोई भी वेरिएबल है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। ax स्क्वेयर प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि b के 0 होने से एक्स स्क्वेयर वाली टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब ये पहले भी क्वाड्रेटिक थी, अब b को जब 0 पुट किया तो अब b चेंज हुई है, एक टर्म कम हो गई है, लेकिन एक्स स्क्वेयर वाली टर्म अब भी मौजूद है, यानी ये अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें b 0 हो उसे हम कहते हैं ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और b का मतलब यहाँ पर होगा x का कोफिशिएंट। जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखते हैं तो b क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो इस तरह से अगर आप इसकी एग्जांपल्स देना चाहें बोर्ड के पेपर में, लाहौर बोर्ड में ये पूछा जा चुका हुआ है कि 2 एग्जांपल्स लिखें जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल है। तो जस्ट इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर ही होगा। कोई से भी आप यहाँ से एग्जांपल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो बुक में लिखी हुई हैं वही आप उसको मेमोराइज़ करके लिखें। आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि ये b वाली टर्म जो bx वाली टर्म है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होगी, यानी x की पावर 1 वाली टर्म मौजूद नहीं होगी। उसके बाद बाकी टर्म आप लिख सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि x का स्क्वायर है -16 इज इक्वल टू 0 है। अब इसी तरह से आप इसके साथ कोई कोएफिशिएंट ला सकते हैं, जैसे 3x का स्क्वायर है और प्लस आपके पास 21 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से कोई भी आप एग्जांपल और अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं, या आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि कोई आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लें, जैसे 3x की पावर 2 है प्लस 4x है प्लस 5 है इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें से ये वाली टर्म को ओमिट कर देंगे, यानी क्योंकि b यानी x का कोएफिशिएंट 0 जब आप करेंगे तो ये टर्म यहाँ से रिमूव होगी। जब रिमूव होगी तो वही जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक था हमारे पास। हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है और उससे ज़्यादा वेरिएबल की पावर नहीं होती है। उसके बाद इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं जिसमें 3 टर्म होती हैं और इसमें a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होते हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन कंपलसरी है, साथ लिखनी है आपने। और ये आगे ये आपको बताया कि ये कंडीशन क्यों ज़रूरी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। आगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू 0 पुट करते हैं, b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, जब 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही रहेगी, लेकिन जो उसकी फॉर्म बनेगी उसे हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चे हम यहाँ तक आगे बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप अगर अब देखें एक्सरसाइज में 1.1 में अभी हम जो शुरू कर रहे हैं उसमें यही बताया गया सबसे पहले कि आपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो उसकी डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स जो हैं वो दी गई हैं, वो क्वेश्चन को देखकर ही हम इससे सीखते हैं कि किस तरह से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं।
तो ये बच्चों हम शुरू करते हैं, अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.1 है। तो 1.1 में ये हमारे पास आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इक्वेशन को लिखकर बताना है। इसलिए मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 है, x + 7 है और इनटू हमारे पास है x - 3 = -7 है। तो इसके लिए बच्चों हमने देखना है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ब्रैकेट में लीनियर जो एक्सप्रेशन है वो मल्टीप्लाई हो रही है। हमने इनको कंबाइन करके जो है वो सिंगल में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये ब्रैकेट यहाँ पे ना रहे, ये प्रोडक्ट यहाँ पे ना रहे। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं, इस x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x × x हमारे पास आ जाएगा x²। इसी तरह से अब इसी x को -3 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -3x होगा। इस तरह से ये x दोनों के साथ x - 3 से मल्टीप्लाई हो चुका। अब उसके बाद 7 की बारी है, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +7x। इस तरह से 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -21 = -7। अब 7 पॉजिटिव नंबर है, 3 नेगेटिव नंबर है। 7 3 × 21, चूँकि 7 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव था। पॉजिटिव नंबर जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है, इसलिए कितना आएगा -21 होगा। अब हमने ये देखना है कि इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर जो इस सिमिलर टर्म है उनको हमने कंबाइन करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास है -3x और प्लस है 7x, ये लाइक टर्म है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x⁻2 है। अब इसको ऐड करेंगे, -3 + 7 या 7 - 3, 7 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा +4x होगा और यहाँ पर आ गया -21 है। अब इस 7 को भी हम शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पर। तो 7 चूँकि इधर माइनस था, लेफ़्ट साइड पर जाकर के आ जाएगा पॉजिटिव = आ जाएगा 0। अब हो गया x⁻2 आ गया और प्लस होगा 4x। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं। -21 + 7 है तो -21 + 7 किया तो ये आ जाएगा -14। तो इस तरह से अब हम देखें कि हमारे पास एक 3 टर्म आ गई हैं, x⁻2 और 4x और -14, 1 2 3। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमारे पास कितनी टर्म होती हैं? 3 होती हैं। अगर आप इसको देखें तो ax⁻2 + bx + c = 0। अब ये मैच कर रही है, फर्स्ट टर्म x² है, सेकंड टर्म 4x है और थर्ड टर्म जो है वो -14 है। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो चुकी है और यही हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा और ये ही रिक्वायर्ड था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है x⁻2 और प्लस है 4 और ओवर में है 3 -x/7 और = है 1। तो ये एक और हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें फ्रैक्शन दी हुई है और ओवर में हमारे पास जो है वो नंबर आ रहे हैं। जब भी हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है और हमने उसको सिंप्लीफाई करना होता है तो बच्चों आप जानते हैं कि उसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम लेने के लिए जो है वो आप देख सकते हैं कि ये 3 और 7 में ये हमारे पास जो है वो ये डिफरेंट नंबर हैं और इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम भी होगा। तो बच्चों ये बात भी साथ आप सुन लें कि जब हम एलसीएम ले रहे होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई और नंबर हो, तो ये 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जिनमें आपको एलसीएम लेना होता है।
तो जैसे जैसे ये टाइप आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इसमें दो टाइप आप देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है 1/2 है या 3/2 है। अब ये दो नंबर हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर फ़र्ज़ कर हम इनको प्लस कर रहे हैं तो दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम सेम ही होगा। जब दो फ्रैक्शन में ओवर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही डिनोमिनेटर ही इनका एलसीएम होता है, और ऊपर वाले नंबर जो है वो एज इट इज़ आ जाते हैं विदाउट एनी चेंज। इसी तरह से जो दूसरी टाइप है हमारे पास, जैसे 1/3 कह लें आप, 1/4 कह लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास क्या है, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है और इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट लेते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, तो इनका एलसीएम होगा 12 होगा। अब ये किया जाता है कि 12 को आप इससे डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, जो आंसर आता है आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 12 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। अब आप एलसीएम को डिनोमिनेटर 4 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3, 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 7/12 बन जाता है, और ये 4/2 अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो 2 हो जाता है। तो ज़्यादा टाइप, अभी दो टाइप इसकी बाकी हैं और है, लेकिन ज़्यादातर हमें जो मिलेंगी वो ये वाली दो टाइप जो हैं वो इस एक्सरसाइज में मिलेंगी, इसलिए अभी मैंने दो को ही आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इसमें देखना ही होता है, अब इसके थोड़ा शॉर्टकट समझ लें। तो ये अभी तो प्रॉपर मेथड मैंने आपको बता दिया है। शॉर्टकट ये होता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे आप उसी नंबर को एज या एक्सप्रेशन को एज ए एलसीएम लिखेंगे, और ऊपर वाली टर्म जो भी होंगे, एक्सप्रेशन जो भी होंगे, आप एज इट इज़ लिख लिया करेंगे। और जब हमारे पास नंबर नीचे डिफरेंट होंगे फ्रैक्शन में, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपने एलसीएम के तौर पर लिखना है। अब देखें, इसका जो डिनोमिनेटर होगा ये आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो डिनोमिनेटर होगा आप इस तरह से इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये इजी रहता है, ज़रा समझने में आसानी रहती है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखें 3 और 7 है, दोनों ही नंबर टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही दोनों का एलसीएम भी होगा। तो इसलिए 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब प्रॉपर मेथड तो यही है कि आप 21 को 3 से डिवाइड करें, जो आंसर है उसे ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 21 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 7, तो आप ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 2 प्लस आ जाएगा 4। इस तरह से 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आ जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसका डिनोमिनेटर आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसका डिनोमिनेटर ये 3 आपने इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम बना लिया है। तो ये शॉर्टकट बच्चों आपके जहन में होना चाहिए। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम इसको जल्दी में करेंगे और ये शॉर्टकट है वो यूज़ कर लेंगे। अब आइए 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7x की पावर 2 प्लस आ जाएगा 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 1, और ये 21 इधर डिवाइड हो रहा है, और इक्वेशन की राइट साइड पर जब आप इसको लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x की पावर 2 है और माइनस 3x है, और प्लस 28, इसको मैं ज़रा अरेंज भी कर लेता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, और 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21 ही होगा। अब 21 को भी आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, 7x की पावर 2 होगा माइनस 3x होगा, और प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बच्चों, अब आपने देखना है कि इनमें जो लाइक टर्म है उनको सिंप्लीफाई करना है। 7x की पावर 2 माइनस 3x है, और 28 में से 21 को आपने माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाता है प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 टर्म बन गई हैं, 7x की पावर 2 माइनस 3x और 7, 1 2 3 टर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म ही होती हैं, जिसमें फर्स्ट x की पावर 2 वाली टर्म, और सेकंड x वाली टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ये इसका आंसर होगा। तो आइए हम देखते हैं एक और इसका क्वेश्चन।
पार्ट नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 और ओवर में x इज इक्वल टू 6 है। जी बच्चों, तो हम इसमें देखते हैं बेटा, इसमें जिस तरह से आपने देखा कि इधर फ्रैक्शन में था, यहाँ पे तो नंबर थे फ्रैक्शन में, और यहाँ पर x प्लस 1 एक्सप्रेशन आ गई है, ये x भी वेरिएबल एक्सप्रेशन है। और तो अब इनका एलसीएम बिल्कुल वैसे ही आप लेंगे, क्योंकि x प्लस 1 और x में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो दैट्स वाई आप इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही आप इनका एलसीएम लिखेंगे। तो इस तरह से x प्लस 1 और x इनका दोनों का जो प्रोडक्ट है वही एलसीएम के इक्वल कंसिडर होगा। अब उसके बाद आपने ये देखना, मैंने आपको बताया शॉर्टकट, इसका डिनोमिनेटर लेके आपने इधर मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास x आ जाएगा, x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास x प्लस 1 है और इधर भी x प्लस 1 है। जब आप इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो होल स्क्वायर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। जब होल स्क्वायर की फॉर्म में आप लिखोगे तो फिर इसके ऊपर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको फार्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते, उसे अवॉइड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अवॉइड भी किया जा सकता है। मसलन उसको फिर मैं इस तरह से लिखूँगा कि ये हमारे पास जो है वो x प्लस 1 है और मैं इनटू इसको लिखूँगा ये भी x प्लस 1 है। अब ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 2 होगा, x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा। अब x को बेटा 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो बेटे 1x होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। और ओवर में हमारे पास जो है x को आप बेशक इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट के, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 होगा। अब इसमें जो लाइक टर्म है हम उन्हें कंबाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 है और ये भी x की पावर 2 है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 2 आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास x है, ये भी प्लस x है, तो x प्लस x हमारे पास बेटा आ जाएगा 2x आ जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू, अब ये x स्क्वायर प्लस 1 इधर डिवाइड हो रहा था इक्वेशन की, जब आप राइट साइड पे इसको लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस x, तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसको लिखेंगे 2x की पावर 2 और प्लस आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 6 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये ब्रैकेट रिमूव हो सके, तो 6x की पावर 2 है और प्लस आ जाएगा 6x होगा। अब हमने ये करना है कि बेटा जब भी किसी इक्वेशन के दोनों तरफ अब वेरिएबल आ रहा है जिसकी हम देख रहे हैं कि ये 2x की पावर 2 है, इधर 6x की पावर 2 है, अब ऐसी सूरत में कोशिश किया करें कि जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उसको बड़े वाले कोएफिशिएंट वाली साइड पे शिफ्ट किया करें, वरना बड़े को भी शिफ्ट किया जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रा इजी रहता है कि जैसे ये 2x की पावर 2 है और ये 6x की पावर 2 है। अब 2 हमारे पास क्या है, लेस है 6 से, 6 ग्रेटर होता है 2 से, इसलिए अब ज़्यादा बेहतर है कि आप सारी की सारी टर्म को आप इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, पीछे 0 रह जाएगा, इधर 6x की पावर 2 लिख लें और प्लस 6x एज इट इज़ लिख लें। जब ये 2 शिफ्ट होगा तो कितना आ जाएगा, -2x की पावर 2 होगा, -2x होगा, और 1 जब शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा। अब लाइक टर्म को कंबाइन करना आपने, ये हमारे पास 6x की पावर 2 है, ये -2x की पावर 2 है, तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x की पावर 2 होगा। फर्दर अगर आप देखें तो ये 6x है, ये -2x है, और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा और -1 आ जाएगा। अब 4x की पावर 2 प्लस 4x -1 किसके इज इक्वल टू है, 0 के। अब ये चूँकि सारी एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है, आप 0 को लेफ़्ट पे लिखें या राइट पे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 4x की पावर 2 प्लस 4x -1 इज इक्वल टू 0।
तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 2 3 टर्म हमारे पास बनती हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म x की पावर 2 है और सेकंड टर्म हमारे पास 4x है और थर्ड टर्म जो कांस्टेंट है वो हमारे पास -1 है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था हमने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और यही इसका आंसर भी होगा। हाँ जी, ठीक है बच्चों, अब आइए एक और क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं ताकि मज़ीद जो है वो हमारी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो सके। जी, इसी का पार्ट नंबर है 4। तो पार्ट नंबर 4 में x + 4 और ओवर में है x - 2 माइनस है x - 2 ओवर x और +4 = 0 है। अन्य बच्चों इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अब ये 3 टर्म है। इससे जो पहले हमने पार्ट नंबर 3 किया उसमें आप ज़रा देखें कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है, वो इक्वेशन के राइट साइड पे लिखा हुआ है और बाकी जो 2 एक्सप्रेशन है हमारे पास फ्रैक्शन हैं जो ऐड हो रही हैं वो इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर हैं। अब यहाँ पर इसको हम इस क्वेश्चन को भी उसी टाइप में पार्ट नंबर 3 में चेंज कर सकते हैं। अगर हम 4 को यहाँ से राइट साइड पे रिमूव कर देंगे तो आप देखेंगे उस क्वेश्चन की तरह ये सिमिलर हो जाएगा। अब ये हमारे पास होगा x + 4 है ओवर x - 2 है माइनस x - 2 ओवर x है = -4 होगा। 4 इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो बाकी एक्सप्रेशन रह गई हमारे पास उसको हमने सिंपलीफाई करना है, तो उसी तरह से बेटा इसका एलसीएम लिया जाएगा और एक हमारे पास एक्सप्रेशन है x - 2 और एक हमारे पास है x। अब x को जब आपने देखा कि प्रोडक्ट लेकर x - 2 में और x में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम भी होगा। तो इस सूरत में हम ये करते हैं कि इसका शॉर्टकट जो आपको बताया था, इसका डिनोमिनेटर आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डिनोमिनेटर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x × x + 4 होगा माइनस। अब यहाँ पे भी 2 तरीके हैं, जैसे x - 2 है, इसको x - 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - 2 का होल स्क्वायर भी बन सकता है। होल स्क्वायर बनेगा तो आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर फार्मूला को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम इसे x - 2 2 टाइम लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास जब 2 टाइम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, फार्मूला अवॉइड हो जाएगा। आप सिंपली 2 एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें फार्मूला नहीं होगा। तो अब x को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 और ये x को अब 4 से मल्टीप्लाई किया +4x आ जाएगा। अभी हम इस माइनस को बाहर रखेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। x को x से मल्टीप्लाई किया x की पावर 2 होगा, x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x आ गया, -2 को बेटा x से मल्टीप्लाई किया -2x हो जाएगा। इसी तरह से -2 को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +4 हो जाएगा। और ओवर में जो हमारे पास आया है ये x - 2, अब आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, x की पावर 2 -2x होगा और ये = -4 ही होगा। अब हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 है और प्लस हमारे पास है 4x है। आप थोड़ा सिंपलीफाई कर लें पहले इनको, x की पावर 2 आ जाएगा और ये हमारे पास -2x दोनों सिमिलर टर्म है, इनको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4x होगा। तो इसी तरह से ये हमारे पास +4 एज इट इज़ ही रहेगा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 है -2x है और =-4 होगा। अब बेटा अब आपने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और इस ब्रैकेट को रिमूव कर देना है। आ जाएगा x की पावर 2 प्लस आ जाएगा 4x माइनस x की पावर 2 प्लस आ जाएगा 4x माइनस होगा 4। और साथ ही हम ये कर सकते हैं कि ये -4 है, ये x² - 2x इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की पावर 2 आ जाएगा और
2x हो जाएगा। आज बेटा अब इसमें हमने जो देखना है कि जो सिमिलर टर्म है उनको हमने कंबाइन कर देना है। ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 है और ये माइनस एक्स की पावर 2 है। तो x की पावर 2 माइनस एक्स 1x की पावर 2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से अब हमारे पास होगा ये लाइक टर्म होंगी 4x प्लस 4x, ये दोनों लाइक टर्म है। 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8x होगा। -4 इज इक्वल टू, अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4x की पावर 2 आ जाएगा और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब आप क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ही है और कोशिश हम यही करते हैं जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो इसके लिए आप ये करेंगे, इन तमाम दोनों टर्म को लेफ़्ट साइड पे आप शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x -4। ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख लें। x की पावर -4x की पावर 2 शिफ्ट किया तो आ जाएगा +4, x की पावर 2 -8 +8 को शिफ्ट किया तो -8x आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बेटा ये 8x पॉजिटिव है और ये 8x नेगेटिव है। तो 8 में से 8 माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है। इस तरह से 8x में से 8x माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी जिसे हम आमतौर पर कहते हैं ये कट होगी टर्म यहाँ से। अब ये हमारे पास इसे अरेंज कर लें, 4x की पावर 2 है, -4 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से हम अगर 4 को कॉमन निकालें तो ये x की पावर 2 -1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये यहाँ पे दो तरह से बेटा इसको समझा जा सकता है कि ये हमारे पास दो हमारे पास एक्सप्रेशन है जिनका प्रोडक्ट 0 है। दो नंबर का, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। जब हम देखते हैं क्या 4 0 है तो 4 जो है वो 0 नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं बिकॉज 4 इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है, 4 है, 0 नहीं। तो इसका मतलब फिर कौन 0 होगा, इसका मतलब ये है देयरफॉर x की पावर 2 -1 इज इक्वल टू 0 होगा। एक तो ये इसका तरीका है। दूसरा तरीका यही है कि आप इसको यूँ समझ लें कि जैसे ये 4 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर आप डिवाइड कर दें तो 0/4 होगा। x की पावर 2 -1 इज इक्वल टू 0/4 किसके इक्वल होता है, 0 का ही होता है। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी आप बात समझ सकते हैं जो आपको ज़्यादा इजी लगती है। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखा जाए तो ये ज़्यादा वैलिड है। बच्चों अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो दो ही टर्म बाकी रह गई हैं, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक कांस्टेंट नंबर है। इसमें एक्स वाली टर्म मौजूद है नहीं है। आपको याद होगा कि शुरू में जब हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन किया था तो आपको मैंने ये बताया था कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें एक्स वाली टर्म जो होती है उसका कोफिशिएंट 0 यानी b 0 होता है, यानी x वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 होता है, या सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि उसमें x वाली टर्म मौजूद नहीं होती। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं x की पावर 2 है और कांस्टेंट नंबर है, इसलिए हम ये कहेंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप देखें कि जो हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर, इसके 2 रह गए हैं। ये आपका होमवर्क है, आप कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएंगे। मुश्किल आपको जो है वो इसमें कोई पेश नहीं आएगी। तो आपने पार्ट नंबर इसका 5 और पार्ट नंबर जो 6 ये आपका होमवर्क है, इसको आपने करना है। ये 1 मिनट इसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि आप देखिए कि ये बिल्कुल इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है। ये पार्ट नंबर 3 है, वो पार्ट नंबर 4 भी देख लिया आपने। अब पार्ट नंबर 5 को अगर आप देखें तो ये हमारे पास x+3 और ओवर x+4 है, -x - 5 ओवर में x इज इक्वल टू 1 है। अगर आप देखें इसको मैच कीजिए तो ये एक लेफ़्ट साइड पर 2 एक्सप्रेशन है, फ्रैक्शन है जो प्लस हो रही है, और यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन माइनस हो रही है। इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर है, ये भी इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर है। अब ये वाली फॉर्म जो थी वो इस तरह से थी नहीं, लेकिन जैसे ही हमने 4 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो अब यहाँ से अगर आप देखें इस स्टेप के बाद से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और फिर क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 3 है ये आपको सिमिलर नज़र आएंगे। ये इसी तरह से आपने इसको करना है। तो इसी तरह से
पार्ट नंबर 6 है जो हमारे पास, ये भी आपका होमवर्क है। x+1 है और x+2 है और प्लस x+2 है और ओवर में x+3 है और इज़ इक्वल टू 25/12 है। तो बच्चों आपने सिंपल इसी तरह से दोनों का प्रोडक्ट लेना जो कि एलसीएम होगा। x+3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x+2 को x+2 से मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर देंगे। फिर आपके पास जो एक्सप्रेशन होगी, एक फ्रैक्शन बनेगी लेफ़्ट पे और एक बनेगी राइट पे, पहले से मौजूद होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आप इसको सिंपलीफाई कर देंगे, लाइक टर्म को कंबाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन को चेंज करना सीख लिया। अब बेटा सवाल ये पैदा होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन को लिखने की हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो आप देखते हैं कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही ये रखा गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसे चेंज करें। इसकी ज़रूरत वजह यह है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए जो मेथड अप्लाई किए जाते हैं और उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चन को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। तो अगर क्वेश्चन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, देन इसके ऊपर कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई होगा, जो भी मेथड आपसे कहा जाएगा। मसलन अब ये कह लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, और ये बाकायदा रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 के में ये क्वेश्चन भी मौजूद है, राइट द नेम ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के 3 मेथड हम यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड हैं उसके लिए हम ये देखते हैं। Methods for the solution of quadratic equations. There are 3 methods. Number 1 हम ये कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और नंबर 2 हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और नंबर 3 हमारे पास हम जो यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ये 3 मेथड बेटा यूज़ किए जाते हैं, और इन 3 मेथड से आपके लेवल पर जो ये बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मेथड सीखेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड। अब जब हम फैक्टराइजेशन का नाम सुनते हैं तो बच्चों के जहन में ये बात आती है, ये फिर वही फैक्टराइजेशन शुरू हो गई जो 9th में थी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 100% उतनी टाइप्स यहाँ पे नहीं है। इसमें जो टाइप आपको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो मिडल टर्म ब्रेकिंग वाली जो टाइप है, वो आपको 9th में अगर आपने नहीं अच्छे तरीके से की हुई तो एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आपको जो है वो मिडल टर्म ब्रेक में फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अलावा कुछ फार्मूले भी हैं बीच में फैक्टराइजेशन के जो अप्लाई होते हैं, तो इसलिए आपको इस लेक्चर को सुनने से पहले चाहिए कि 9th में जो आपने फैक्टराइजेशन सीखी हुई है चैप्टर नंबर 5 में, उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें ताकि आपको मैक्सिमम इसकी समझ है वो आ सके। तो आइए हम शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन इसका। तो फैक्टराइजेशन से जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है उसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि गिवन क्वेश्चन आपका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसके मेथड के अभी हम सीख चुके हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय
फैक्टराइजेशन। तो बेटे पार्ट नंबर 1 है जी x की पावर 2 माइनस एक्स है माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मज़ीद कोई चेंज कराने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिंपल इसके ऊपर फैक्टराइजेशन की टेक्निक अप्लाई करेंगे। 3 टर्म है हमारे पास। अब किया ये जाता है कि बेटा आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। अब हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लास्ट वाले नंबर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी 1 को -20 से मल्टीप्लाई किया तो -20 बनेगा। विद साइन लिखना, आपने साइन को इग्नोर नहीं करना। अच्छा, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि 20 के ऐसे 2 फैक्टर फाइंड आउट कीजिए जो कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर कितना आता होगा, -20 आता होगा। और जब हम उनको, अब चूँकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, जब प्रोडक्ट यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो दोनों फैक्टर को प्लस करके देखा जाता है कि वो मिडल टर्म के इक्वल आ रहा हो, और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो फिर बड़े फैक्टर में से छोटे को माइनस करके देखा जाता है कि वो मिडल टर्म के इक्वल आ रहा हो। मसलन इस यहाँ पे मिडल टर्म जो मेरे पास है वो -1 है, या कोफिशिएंट में से जस्ट लिख रहा हूँ, या -1x है। तो अब आप यहाँ पे तरीका ये होता है कि 20 को 1 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब आप देखें कि चूँकि प्रोडक्ट ये नेगेटिव है तो बड़ा यहाँ पे फैक्टर 20 है, 20 में से 1 को माइनस किया तो इसका आंसर आता है 19। जबकि मिडिल टर्म में ये हमारे पास -1 आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, 1 के इक्वल नहीं है। अब आप इसको अगले नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। अब 10 में से 2 को माइनस करके देखिए तो 8 आता है। इसका जो है वो डिफरेंस अगर आप लेते हैं 10 - 2 वो 8 आता है, जबकि 1 आना चाहिए था। अब इसी तरह से 20 को 3 पे ये डिवाइड नहीं होता, वो आप इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 4। अब 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे, 5 - 4 किया तो ये आ जाता है 1, और ये 1 एग्जैक्टली वही है जो हमारे पास मिडल टर्म में लिखा हुआ है। तो बहरहाल डिफरेंट टीचर डिफरेंट वेज में बेटा बताते हैं, जो आपको इजी लगता है, जो आपने समझा वो आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं, या इस तरह से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 3-4 स्टेप में, 5 स्टेप में आपके पास कोई ना कोई नंबर निकल आता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो नंबर हमने ढूंढे हैं, फैक्टर जो हमने ढूंढे हैं वो 4 और 5 हैं। अच्छा, अब जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो फिर हम ये देखते हैं कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करके आपने प्रोडक्ट वाले नंबर के इक्वल सब्ट्रैक्ट करके मिडल वाले नंबर के इक्वल लाना होता है। तो अब ऐसी सूरत में जब हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो कौन सा नंबर पहले लिखा जाएगा, एक नंबर छोटा होता है, एक नंबर बड़ा होता है। बड़े नंबर का साइन वही होगा जो मिडिल टर्म का साइन है। मसलन यहाँ पे -5x लिखूँगा, और ये छोटा नंबर 4 है तो 4 उसके अपोजिट साइन के साथ लिखूँगा, +4x आ जाएगा, -20 = 0 होगा। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो मिडिल टर्म हमारे पास -1x थे उसको हमने ब्रेक कर लिया 2 टर्म में, -5x और +4x। अब देखिए -5x +4x करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, -1x आ जाता है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें, -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ जाता है, -20 के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हुई और पेयर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इनकी टर्म की, आप पहले 3 टर्म थी, अब ये 4 हो चुकी हैं। अब इनके पेयर बनाए जा सकते हैं। इस तरह से आपने फर्स्ट 2 टर्म का और लास्ट वाली 2 टर्म का पेयर बना लेना आपने। तो ये हमारे पास अब दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन निकलेगी, x कॉमन निकलेगा। x स्क्वायर में से x कॉमन निकला तो बेटा इधर x रह जाएगा, इधर -5x था, x को कॉमन निकाला तो -5 रह जाएगा। और प्लस यहाँ पे आप देखें कि 4x और -20 में जो हमारे पास कॉमन है वो बड़े से बड़ा नंबर जो 4 को और 20 को डिवाइड कर सकता हो वो 4 खुद ही है, इसलिए 4 यहाँ से कॉमन निकलेगा। 4x जब कॉमन निकला तो यहाँ 4 कॉमन निकला तो इधर x रह जाएगा। -20 को 4 से डिवाइड किया तो -5 आ जाएगा, = 0 होगा। और यह आ जाएगा फर्दर कॉमन जब हम निकालते हैं x -5 दोनों में एक जैसा है। अब देखिए यहाँ तक अगर आप देखें
प्लस से पहले और ये प्लस के बाद, अब ये 2 टर्म बन गई हुई है। तो अब ये x माइनस 5 दोनों में एक जैसा है, तो हम यहाँ से x माइनस 5 को कॉमन निकाल लेंगे और इधर हमारे पास ये x रह जाएगा और इधर हमारे पास प्लस 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये x प्लस 4 आ जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिए बेटा कि जब हम फैक्टराइज करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब फैक्टराइज किया जाता है तो उसके 2 लीनियर फैक्टर बनते हैं। लीनियर फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर, ऐसी एक्सप्रेशन बनती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। जैसे यहाँ पर आप देखें x की पावर 1 है, ये भी x की पावर 1 है, तो ये भी x माइनस 5 भी लीनियर फैक्टर है और x प्लस 4 भी लीनियर फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसलिए इसके जब फैक्टराइज करते हैं तो 2 लीनियर फैक्टर इसके बनते हैं। अब फर्दर बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब ये है कि 2 एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए, लीनियर एक्सप्रेशन है जिनका प्रोडक्ट 0 है। अब आप ये थिंक कीजिए कि 2 एक्सप्रेशन का या 2 नंबर का प्रोडक्ट किस सूरत में 0 हो सकता है। तो वो 0 हो सकता है या तो दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों ही 0 हो। अब देखेंगे इसमें हमारे पास इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है। जिसमें वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन मौजूद होती है वो 0 हो सकता है। तो इसलिए इट मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो अब दोनों को आप बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और बीच में आर कंडीशन के साथ लिखेंगे। अब ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। अब ये बात ध्यान में रखें कि जब ये दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तब आप उसे दोनों का अलग-अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। अगर 0 के अलावा कोई नंबर होता, अदर दैन नंबर होता, तो फिर हम इन्हें उस नंबर के इक्वल अलग-अलग नहीं लिख सकते। अब ये 5 हमारे पास माइनस हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये 4 प्लस हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये पॉसिबल है कि x इज इक्वल टू 5 हो या x इज इक्वल टू -4 हो, दोनों तरह से ही पॉसिबल है। आप इधर चेक कर सकते हैं, x की जगह आप इस एक्सप्रेशन में 5 पुट करें तभी ये प्रोडक्ट 0 बनेगा। अगर आप x की जगह पे -4 पुट करेंगे तो तब भी ये प्रोडक्ट 0 बन सकता है। तो बहरहाल ये 2 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा डिग्री 2 होती है, 2 ही इसके लीनियर फैक्टर बनते हैं जब फैक्टराइज करते हैं और 2 इससे लीनियर इक्वेशन डेवलप होती हैं और 2 ही इसकी वैल्यूज़ निकलती हैं जिसे हम रूट बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसके रूट भी 2 ही होते हैं। अब आइए सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, आप दोनों रूट में से किसी भी रूट को आप पहले लिख सकते हैं, कॉमा लगाते हैं और उसके बाद दूसरा रूट आप लिख लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप -4 को पहले लिख लें या 5 को पहले लिख लें। -4 पहले लिखा है, ज़ाहिर है 5 बाद में आएगा, 5 को पहले लिख लिया तो -4 बाद में आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। इसमें जो बच्चे आमतौर पर कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो बेटा आपने नहीं करनी है। मसलन ये मैं साइड पे बता रहा हूँ, ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये ख़त्म है। और ये रफ़ वर्क था आपका, ये साथ पेपर पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये आप रफली साथ कर रहे होते हैं, इसकी भी क्वेश्चन के अंदर ज़रूरत है नहीं है। ये सिर्फ ये अब आपका सलूशन जो है ये कंप्लीट है। अब वो जो बात मैंने कहा कि जो मिस्टेक आमतौर पर बच्चे करते हैं, सलूशन सेट जब लिख रहे होते हैं तो जल्दी में ये कर देते हैं कि राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये राउंड ब्रैकेट बेटे लगाना यहाँ पे गलत होगा, इसलिए कि राउंड ब्रैकेट वहाँ पे लगाई जाती है जब क्वेश्चन के अंदर 2 वेरिएबल हों, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। जैसे 9th में आपने पढ़ा क्रैमर रूल में, एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल आते थे, वहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट लगाते थे और वहाँ पर सॉल्यूशन सेट का फार्मेशन ये होता है, पहले x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू, फिर राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, फिर उसके बाद आप सेट का सिंबल लगाते हैं तो सॉल्यूशन सेट बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक ही वेरिएबल की 2 वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू है, 5 और -4 दोनों ही x की वैल्यू हैं, तो इसलिए आप राउंड ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे तो आप ये बता रहे हैं कि एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की, जो कि गलत होगा, रॉन्ग कंसिडर होगा। ठीक, तो बहरहाल ये आपका यहाँ पर आंसर है, राउंड ब्रैकेट नहीं लगानी जब एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ होगा। आई होप बच्चों आपको फैक्टराइजेशन मेथड की समझ आ चुकी होगी और सॉल्यूशन सेट को आपने कैसे लिखना है ये समझ आपको आ चुकी होगी। तो बेटा अब ये है कि
इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप जो 9th में फैक्टराइजेशन की है, आपने मिडिल टर्म ब्रेकर्स मेथड को ज़रा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिए। तो इंशाल्लाह ये कल हम यहाँ तक ही आज पढ़ेंगे। आज का काम हमारा ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह इसी फैक्टराइजेशन मेथड को हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाकी वाले पार्ट भी करेंगे। आई होप कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएंगे कि मुश्किल नहीं है। और ये क्वेश्चन मज़ीद ये कि बोर्ड के पेपर में जो है वो बार बार आ चुका हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़।